अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 97 स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। आपके पास कोई चांस नहीं है। हाँ, कोई चांस नहीं है। मैंने कहा था जैसे कल हुई। आप लोगों ने मेरी बात का भी जवाब दिया तो मैंने आप लोगों को बात निकालना पीछे खड़ा कर देना। यानी आप लोगों को इतनी इजाजत भी नहीं होगी कि आप मेरी बात का हाँ या ना में जवाब दें। ठीक है, ये पांचों बच्चे मैंने बता दिया। ओके, चलें शुरू करते हैं जी। सवाल कौन सा है? पेज नंबर है 692, 692। हारून भी शामिल है इनमें। वैसे हारून चुप रहता है, बस सवाल सोच के नहीं करता। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स, सुभान अल्लाह, आप आए, बाहर आ गई। फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ इतवार ट्रेडर्स लिमिटेड फॉर द ईयर 30 जून 19। जब पर्चे में वो यूँ एसटीएल लिख देना तो आपने भी टॉप पे एसटीएल लिख लेना है, वक्त बचा लेना है। ठीक है, थोड़ी सी गूंज, बल्कि रहने दें, हाइब्रिड वालों को भी मसला होता है। अच्छा, रिक्वायरमेंट को जरा नजर डाली हमने जो जाकर, तो कहते हैं एसटीएल की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो आज हम मजबूर हैं, वरना ये सवाल इनडायरेक्ट से भी हो सकता है। इनडायरेक्ट से हर सवाल हो सकता है, डायरेक्ट से हर सवाल नहीं हो सकता। डायरेक्ट से सिर्फ वो सवाल होगा जिसमें कंप्लीट सेल कॉस्ट और सेल इनकम एक्सपेंसेस की फिगर्स अलग अलग दी हो। ठीक है ना, तो आज तो उसने हमें पाबंद किया है इस मेथड के लिए, तो डाटा इस मेथड के हिसाब से ही होगा। ठीक है जी। अब आपको क्या हुआ है? अच्छा जी, डाटा को जरा एक नजर पढ़ लेते हैं। बैलेंस शीट 30 जून 18-19 की गिवन है। पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एक दफा हमने देखा था कॉस्ट मॉडल, आज फेयर वैल्यू मॉडल है, दो मिक्सिंग होगी आपकी स्टॉक की। स्टॉक इन ट्रेड, रीपेमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, कैश, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। रिटेन्ड अर्निंग्स नेगेटिव बैलेंस है तो कोई अलर्ट नहीं, खैर है, डेबिट साइड पे ओपनिंग लिख देंगे। क्लोजिंग पॉजिटिव होगा तो मतलब प्रॉफिट ज्यादा आए हैं और वो अर्निंग्स दोबारा बन गई हैं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टर्म लोन्स, ट्रेड पेबल्स, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये लफ्ज मैं काट के लिखना चाह रहा हूं लेकिन फिर भी नहीं लिख रहा। मैं यहां पर लिख रहा हूं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर का पता है ना, ये एक लाइबिलिटी होती है। आपने एडवांस ले लिया है, पैसे ले लिए हैं, अभी गुड्स डिलीवर नहीं की, तो यहाँ पे एक लाइबिलिटी है, जिस लाइबिलिटी को आपने पे करके उतारना होता है। एम आई राइट? खुदा का खौफ करो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को हमने पे करके उतारना होता है, गुड्स डिलीवर करके उतारना होता है। थोड़ा जाग के बैठें प्लीज जी। लेकिन इसको ये लफ्ज इस्तेमाल इसने क्यों कर लिया, उसकी वजह यह है कि जिस अटेम्प्ट में ये सवाल आया था, उस अटेम्प्ट के अंदर IFRS 15 रेवेन्यू का जो स्टैंडर्ड है वो FR 1 में ही होता था। तो उसके अंदर जाके पता लगता है आपको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, दरअसल इसी को ही कहते हैं। बहरहाल इसके ऊपर कुछ और चीज़ें भी जाहिर है इसके अंदर, इसके अकाउंटिंग में होती हैं, लेकिन अब वो चूंकि आपने FR 2 में पढ़ना है तो ये लफ्ज भी आपके परिचय में नहीं आ सकता। पुराना सवाल है लेकिन मैंने लिखा रहने दिया, कोई मसला नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या है? एक लायबिलिटी है। आपने कैश रिसीव किया है, फ्यूचर में आपने गुड्स डिलीवर करके इसकी लायबिलिटी को खत्म करना होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस का पार्ट होगा या नहीं? ये बिल्कुल ऑपरेशंस का पार्ट होता है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इन एडवांस अगर आपने यहाँ कहीं शो करना होगा तो वो यहाँ शो होगा, क्योंकि ये हमारे ऑपरेशंस का पार्ट ही होता है। हम एडवांस में पैसे ले लेते हैं, गुड्स डिलीवर बाद में कर देते हैं। कभी कभी हम अपने सप्लायर को पैसे एडवांस दे देते हैं गुड्स आने से पहले, वो हमारा एसेट होता है, वो भी क्या होता है? ऑपरेशंस। उनको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहने की जरूरत नहीं है। बाकी कोई जबरदस्ती कहना चाहे तो कह ले, मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, बहरहाल एडवांस फ्रॉम कस्टमर या एडवांस टू सप्लायर होगा तो वो कहाँ नजर आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है ना, तो नॉर्मली तो ये तीन ही आते हैं, लेकिन कभी कभार कोई इक्का दुक्का एक्स्ट्रा चीज भी आ जाती है, जैसे कि आपने आज ये वाली एक्स्ट्रा चीज देखी। ठीक है जी, ओके। उसके बाद क्या है जी? एक्रूड लायबिलिटीज है, इंटरेस्ट पेबल है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्गी टर्म है। ये नया कॉन्सेप्ट है ना, लॉन्गी टर्म को और चीज होती है सर। अच्छा, तुम तो बोलो। अभी तो एक चांस देता हूँ, भूल गया बेचारा जी। मैं जरा पानी पीने के रुका था। करंट मैच्योरिटी है, लॉन्ग टर्म लोन की, लॉन्ग टर्म लोन के साथ ऐड हो जाएगी। आगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये लफ्ज यहाँ इस्तेमाल करना चाहती है इसकी, क्योंकि ये लफ्ज आपको पता चलता है तब जब आप FR 2 पढ़ लेते हैं और उसमें IAS 12 पढ़ लेते हैं और IAS 37 भी पढ़ लेते हैं। प्रोविजन कहते हैं अंदाजे को, देखें, लेकिन आपने टैक्स तो पढ़ा है, आपको पता है ईयर एंड के ऊपर जो आप प्रॉफिट कमाते हैं उसमें आप PBT से शुरू करते हैं ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट से, उसमें आप कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ लेस करते हैं, और टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल के उस पर टैक्स रेट लगा के टैक्स लायबिलिटी बनाते हैं। अब 30 जून 2019 के साल की अगर टैक्स लायबिलिटी बननी है तो वो 30 जून 19 पर ही, मतलब 5 में बनेगी ना, उसको रिकॉर्ड करेंगे। अब 30 जून 19 की लायबिलिटी बना तो हम 30 जून 19 पे ले रहे हैं, लेकिन इसकी पेमेंट तो कहीं सितंबर में जाके होती है, आपको पता है। तो उस वक्त जब पैसे पे करने की बारी आती है तो टैक्स वाले कभी कहते हैं नहीं यार कम दो, कभी कहते हैं ज्यादा दो, वैसे कहते हैं ज्यादा ही दो। तो इस लायबिलिटी में चूंकि चेंज आ सकता है तो इसको अंदाजे को प्रोविजन के नाम से कह दिया जाता है, लेकिन ये आपके लिए सही नहीं था। उसके लिए यहाँ पर आपको ये लफ्ज देना, बल्कि सिंपली क्या लिखना चाहिए था उसको? टैक्स पेएबल। तो कोई बात नहीं, आप अगर सवाल में लिखा हुआ आ जाए तो इतना सा तो अंदाजा लग ही सकता है कि बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज साइड है और टैक्स आ रहा है, तो एक्सपेंस तो यहाँ हो नहीं सकता। लायबिलिटी में पड़ा तो पेबल ही होगा, तो इस तरह से करके आपने इसको टैक्स पेबल कह देना था। बहरहाल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का लफ्ज आपके लिए मुनासिब नहीं है कि वो आपके पर्चे में दे। ठीक है, टैक्स पेबल ही लिखा होता है, यही आना चाहिए। यहाँ तक को मसला जी। नई चीज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ही थी, उसका नाम मैंने आसान वाला आपको बता दिया। बाकी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है? टैक्स पेबल। आगे चलें।
सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, अदर इनकम, पीबीआईटी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पीबीटी, टैक्स एक्सपेंस, पैट, कोई नई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट कुछ अदर इन्फॉर्मेशन। मेथड कौन सा यूज़ करना है आज हमने, ठीक है। 72% ऑफ सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट, क्या करेंगे, टेंशन ही नहीं, हम इग्नोर करेंगे। डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर है 750, ये किसी चीज़ में शामिल होगी तो निकाल लेंगे, अलग नहीं पड़ी हुई आज, अलग नजर नहीं आई, मैं प्रॉफिट लॉस सारा पढ़ के आया हूँ आपके सामने, अलग से नहीं आ रही जुनेद जंजू वाले सवाल की तरह से, बल्कि किसी एक्सपेंस में छुपी पड़ी है। अब अगर तो वो कॉस्ट ऑफ सेल, सेलिंग, एडमिन में पड़ी है तो फिर हमें मसला आएगा, क्योंकि हमने 4 लेजर नए बनाए थे, डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री और एक्सपेंसेस का लेजरा। इन्वेंट्री के लेजर में कॉस्ट ऑफ सेल आता है, अगर डेप्रिसिएशन उसमें पड़ी है तो वो निकालनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस के लेजरे में एडमिन, सेलिंग आते हैं, अगर उनमें डेप्रिसिएशन पड़ी है तो वहां से माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में पड़ा है लॉस ऑन डिस्पोजल, डिस्पोजल का लेजर बनेगा। इंपेयरमेंट लॉस कल डिस्कशन कर ली थी, आज सवाल में आ गया। लोन की इंस्टॉलमेंट है 1984, ऐसा ही है, पढ़ो। लोन की इंस्टॉलमेंट 1984 नहीं है, वो कह रहा है लोन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी शामिल है, तो 1984 लोन नहीं है, मतलब लोन की रीपेमेंट नहीं है सारी की सारी, इसमें लोन भी है, लोन के प्रिंसिपल की रीपेमेंट भी है और इंटरेस्ट भी है। अब हम इस इकट्ठी फिगर को यूज नहीं कर सकते, आपको पता है हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन का लेजर अलग होगा, इंटरेस्ट का लेजर पेबल, इंटरेस्ट लगा रहा है, तो इंटरेस्ट पेबल में इंटरेस्ट की पेमेंट में डेबिट होना होता है और प्रिंसिपल अमाउंट में लोन में डेबिट होना होता है, ठीक है। मैं तुम्हें विंडो दूंगा थोड़ी देर बाद के, बोल के पूछ लो कोई मसला है कि नहीं, ठीक है ना। हाँ ये ना सवाल कोई आता हो फिर, लेकिन वैसे नहीं बोलना इन पांचों ने। अच्छा तुम आज हिट लिस्ट पे हो, नजर शरीफ आते हो बस, हो भी शरीफ आदमी। अच्छा अदर इनकम कंप्राइजेज ऑफ इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, से पता चला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे है और कहीं डिडक्शन का जिक्र भी नहीं है उसका। नेक्स्ट रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम रिसीव हुई है, ठीक है, ये अदर इनकम में पड़ा है। ड्यूरिंग द ईयर एसटीएल इशूड राइट शेयर्स एट प्रीमियम, अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हमारा काम वैसे ही हो जाता है जब हम शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का लेजर बनाते हैं, तो वहां से निकल आया करते हैं, ठीक है। तो शुरू करें काम, करें शुरू। सवाल तो मेरे ख्याल में बहुत आसान है, और ये सवाल तकरीबन कोई 20-25 मिनट पहले खत्म हो गया था क्लास खत्म होने से, उसके बाद फिर हमने ऐसी आएँ बाएँ कुछ की, दाल लिमिटेड डिस्कस किया इस तरह से करके, ठीक है ना। तो हालांकि ये सवाल अब आईकैप का वाहिद सवाल है इस मेथड में, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये वाहिद सवाल है, अब आना चाहिए, फिर इसको भी टेस्ट करना चाहिए ना, बाकी तो इतने ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन दूसरा भी आ सकता है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो बस आपने चॉइस में कुछ नहीं छोड़ना, जब आपको चॉइस में कुछ नहीं छुड़वाया जा रहा। मैं दूसरा सवाल करवा रहा हूँ, मैं आपको जालिब इंडस्ट्रीज वाला सवाल आज होमवर्क में दूंगा, क्लास में करवाऊंगा इनडायरेक्ट से, जैसे परिचय में आया था, उसी सवाल को डायरेक्ट मेथड से होमवर्क दूंगा आपको, और फिर उसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिर यूनिवर्सल लिमिटेड वाला सवाल आज होमवर्क में आपका होगा, ठीक है, जो कल डिस्कस कर लिया था। वैसे किसी ने ट्राई कर लिया, कोई है ऐसे, हो गया होगा, क्योंकि डिस्कशन सारी हो गई थी, तो इंशाल्लाह उस पर आपके 20-25 मिनट ज़्यादा नहीं लगने, क्योंकि सारी डिस्कशन हुई पड़ी है। खैर वो सवाल आप करेंगे, उसके बाद भी कुछ शायद 1 से 2 सवाल और, बाकी ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ था 100 गुवारों के क्या होमवर्क में, एक वो डिस्कस होना रहता है, दाल लिमिटेड रहता है, 1-2 क्वेश्चन बैंक के सवाल मैंने और करवाने हैं, तो ये डिस्कशन चलेगी अभी कैश फ्लो की। लेकिन ये नहीं पता कल की क्लास में एनपीओ सुबह में होता है या नहीं, क्योंकि शाम की क्लासेस के अंदर तो कैश फ्लो ही चलना है जब तक हमारी तसल्ली ना हो जाए। अब हो सकता है कल का दिन मैं कूल डाउन फेज रखूं इसका, कि चलो कल एक और दिन लगने दो, क्योंकि नया टॉपिक जब शुरू होता है ना, नेचुरली आप पुराने को तवज्जो उठा लेते हैं, तो इसलिए मैं एंड में ना अक्सर ऐसा करता हूं, अपनी तरफ से पूरा भी होता है, अगले टॉपिक पे जा भी सक रहा होता हूं मैं, एक दिन और लगा देता हूं, उसमें फिर आप लोगों की कमी बेशी जो पूरी हो जाती है, ठीक है ना। तो आज इंशाल्लाह आप देखेंगे इस मेथड के अंदर, और फिर शाम में भी हम क्लास के अंदर फिर कैश फ्लो का सवाल करेंगे। आज इंशाल्लाह एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, उसमें टर्म टेस्ट हमने डिस्कस करना है, तो जाहिर है उसमें कैश फ्लो का सवाल है वो सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तरतीब से शुरू हो जाते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का लेजर बनेगा, बोलिए कि नहीं, बड़ी मेहरबानी आप लोगों ने ये बताकर जो मेरे पे एहसान किया। चले काफ़ी है, वैसे उम्मीद है पूरा आ जाएगा, ठीक है आने। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मार्कर चेंज करते हैं, ठीक है। और सवाल में कहीं पे मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग करने का डाटा नजर नहीं आया, तो फिर कोई बात नहीं, बुक वैल्यू पे बना लेते हैं, ठीक है। ब्रॉड डाउन बताइएगा, 7240, क्लोजिंग 8555। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 3 वर्किंग बनेगी आज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आज निशानी क्या मिली है, फेयर वैल्यू मॉडल पर है। ब्रॉड डाउन बता दें, 1120, ये एंड वालों देखते रहो ध्यान से, 11, वैसे किताब के अंदर भी सवाल है तो सही, और क्लोजिंग 1800, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, स्टॉक एंड ट्रेड, वर्किंग कैपिटल आइटम है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाएगा। कहाँ से आए आज वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कोई सवाल तो नहीं अभी तक तुम्हारा, नहीं है ना, तो चुप करके बैठो जी। तो ये पहले जाते थे वर्किंग कैपिटल आइटम्स में, लेकिन अब तो कल से हम इनका भी इस मेथड में इनका भी लेजर बना रहे होते हैं। तो नंबर 4 पे बनेगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज कास्ट, इन्वेंट्री लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारी वर्किंग है ना, जैसे कल इन्वेंट्री लिखा था हमने, जरा वही लिख लेते, बाकी कोई मसला नहीं है, वर्किंग के अंदर गुंजाइश है, आप इन्वेंट्री लिखें। हाँ ये इन्वेंट्री अगर इधर प्रेजेंट करना होता तो मैंने मशवरा दिया था कि जो बैलेंस शीट में लिखा हो वही लफ्ज लिख दिया, ठीक है ना, इस तरह कंफर्टेबल रहता है इन्वेंट्री का लेजर देखकर, इसलिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है जी। ब्रॉड डाउन 4500, कैरी डाउन 4800। उसके बाद आप इन्वेंट्री और एक्सपेंसेस के लेजर के नीचे 2 लाइनें छोड़ दिया करना पर्चे में, क्या पता कॉस्ट ऑफ सेल में कोई नॉन कैश पड़ा हो या एक्सपेंसेस में, मुझे तो पता है ना, सवाल के जैसे मैंने तो ध्यान से पढ़ी थी, पिछली क्लास में भी कराया है कि कॉस्ट ऑफ सेल में कुछ नहीं है, इसलिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, लेकिन आपको क्या पता होता है, मिस भी हो जाता है। तो इन्वेंट्री के लेजर के नीचे और एक्सपेंसेस के लेजर के नीचे
2 लाइनें छोड़ दिया करें अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, प्री पेमेंट्स, ये कहाँ जाते थे? एक्सपेंस का लेजर। अब यहाँ पे मैं यूँ कर लूँगा ना, यहाँ पे मैं इन्वेंट्री के बाद डेटर और क्रेडिटर यहीं पे शो कर दूंगा, तो नंबर 5 आपकी बन जाएगी वर्किंग एक्सपेंसेस का लेजर। जी पेमेंट्स है। अच्छा, मैंने कहा था आपको BDCD बस लिख लिया करो, बड़े हो जाओ अब, ठीक है। ओपनिंग प्री पेमेंट, क्लोजिंग प्री पेमेंट मत लिखो, बस ड्रॉप डाउन क्रेडिट लिखो, कहानी खत्म, ठीक है जी। कितने? वैसे पिछली क्लास में मैंने ओपनिंग प्री पेड लिख दिया था, फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा तो था उनको, फिर मुझे ख्याल आया अगली क्लास में लिखूंगा ही नहीं, ठीक है। ये अब अपलोड कर देता हूँ इस बात को, ठीक है। कल बता दूंगा उन्हें, वैसे मैंने कहा हुआ है जी। तो 268 और 184, 268 क्लोजिंग 184, लेकिन इधर 2 को लाइनें खाली छोड़ दो, उसकी वजह क्या है? कोई एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट है, ये तो याद है, डेप्रिसिएशन नजर आ रही है, इसमें से माइनस करनी है, इम्पेयरमेंट भी यहीं पे पड़ी है, पता नहीं क्या कुछ लॉस ऑन डिस्पोजल वो डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह है एडजस्टमेंट आजकल वाली सारी, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स लिख देता हूं, आसानी जरा लगती है आपको। नंबर 6 आपकी वर्किंग ओपन हो, डेटर्स जी, ब्रॉड डाउन 3600 3600, कैरी डाउन 38। अच्छा, अब देखो आई कैप का ये सवाल है, इसमें प्रोविजन बैड डेट का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो सही परेशान करती है। जैसे कल बताया था, एक तो बैड डेट रिटर्न ऑफ को जाके बैठो, बैड रिटर्न ऑफ हो रहे हो। हाँ सर, बहुत इजी हो गया, नया टॉपिक शुरू करें, जिंदगी से ना मतलब स्पाइस खत्म हो गया आजकल, कैश फ्लो अब समझ आने लग गया। ये क्या होता है आप लोगों को, इसलिए मतलब टॉपिक समझ आने लग गया तो उल्टा शौक बढ़ना चाहिए। ये तो टॉपिक अब हमारा, तुमने नहीं बोला। अच्छा, तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था बैड डेट रिटर्न ऑफ और प्रोविजन, ये बड़ी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट बनती है। बैड डेट को इधर एंट्री करनी होती है, प्रोविजन अगर गिवन है तो उसका लेजर अलग होना चाहिए, और खुदा ना खास्ता डेटर्स नेट हो तो उन्हें ग्रॉस अप करके लेजर ग्रॉस पे बनेगा, प्रोविजन अलग होगी, फिर वहां से बैड एक्सपेंस की फिगर निकलेगी, तो हम कहेंगे अच्छा ये भी नॉन कैश है, पकड़ो कहां पड़ा है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, यूनिवर्सल लिमिटेड वाला सवाल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उसको आपने ईजी नहीं लेना आज होमवर्क के अंदर, ठीक है ना, शॉक से करना है उसको, वरना पेपर में शॉक मिलता है फिर जी। नेक्स्ट, तो इधर कोई नहीं एडजस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है? कैश 480 और 194, कैश ओपनिंग 480, क्लोजिंग 194। नेक्स्ट, बैलेंस शीट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट साइड खत्म, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, तो यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये सारे बन जाएं। इन्वेंट्री, डेटर, क्रेडिटर ये तो आ जाएंगे, ठीक है जी। बोले नंबर 7 बनेगा। शेयर, मैंने जगह छोड़ी है, किस लिए छोड़ी है अब आपको पता है। शेयर कैपिटल, भाई मैंने जगह छोड़ी, आप इतना ऐसे बस फैल गए। शेयर कैपिटल ओपनिंग 3450, क्लोजिंग 4650। शेयर प्रीमियम अलग से इकट्ठा कर सकते हैं जी कैश फ्लो के टॉपिक में, ये भी बता दूं एक शॉर्टकट। अगर शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम आ जाए तो दोनों को यूं लिख दिया करो, शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, अपनी वर्किंग है ना, और दोनों के ओपनिंग ऐड करके क्लोजिंग ऐड कर लोगे तो आपकी थोड़ी सी एक लेजर बनाने की मेहनत बच जाएगी, और फिर कैश भी 2 जगह से बैलेंस निकलेगा, और फिर टोटल भी वहाँ टाइम बच जाता है। चाहो तो कर सकते हो। अब आपके ध्यान में सवाल आ गया, कल टर्म टेस्ट भी था ना, उसमें भी इशू कॉस्ट आई हुई थी, तो कैश फ्लो के सवाल में भी तो इशू कॉस्ट। अच्छा, ये एडजस्टमेंट डिस्कस हो रही होती है जो पर्चे में आ सकती हैं। अभी तक इशू कॉस्ट नहीं आया कैश फ्लो में, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ, कल आपने इशू कॉस्ट देखी और सवाल में देखी थी, तो उसकी एंट्री क्या सिखाई हुई है आपको कि आपकी अगर आपने शेयर्स को इशू करने पर कोई कॉस्ट पे किया तो उसकी एंट्री शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट किया करो, और अगर शेयर प्रीमियम ना पड़ा हो तो रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा, अब अगर कोई सवाल में इशू कॉस्ट आ जाए, कैश फ्लो का सवाल हो, तो क्या करना है? इधर उसको डेबिट करना है, और अगर दोनों इकट्ठे बनाए हैं तब भी इकट्ठे वाले में डेबिट कर देना, मसला कोई नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है ना, ओके। लेकिन अभी तो चलने दें, अभी तो मैंने अलग ही रखा है। बोलो सवाल। फिर शेयर प्रीमियम नहीं है इसका मतलब है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करेंगे जी। 1240, क्लोजिंग 16। तो आपके सिलेबस में ना बाय बैक ऑफ शेयर्स निकल गया, तो आपका शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम कभी भी डेबिट नहीं हो सकता आपके सिलेबस के हद तक बात कर रहा हूं, सिवाय इसके कि आपका इशू कॉस्ट आ जाए या बोनस शेयर्स इशू हों। इन 2 सूत्रों के अंदर ही वो शेयर प्रीमियम डेबिट करते थे ना, यानी बाय बैक ऑफ शेयर्स में कंपनी अपने शेयर्स बाय करती है तो शेयर्स कम हो जाते हैं, तो शेयर कैपिटल डेबिट होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में अब नहीं है। पहले आके अपनी किताब में रखा हुआ था, लेकिन फिर क्लैरिफिकेशन दी कि बाय बैक नहीं है, फिर अभी किताब जब दी तो उसमें से बिल्कुल ही वाइप आउट कर दिया, उसका जिक्र नहीं है। तो बायबैक नहीं है तो शेयर कैपिटल डेबिट तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन शेयर प्रीमियम डेबिट हो सकता है 2 चीज़ों से, एक है अगर आपने इशू कॉस्ट किया और शेयर प्रीमियम पड़ा है, और दूसरा अगर आपने बोनस शेयर्स इशू किए हैं एज डिविडेंड नहीं एज शेयर्स, ठीक है, तो उनको भी आप शेयर प्रीमियम में डेबिट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने डेबिट होना भी नहीं होता। तो सवाल के अंदर ऐसी कोई बात थी नहीं बोनस शेयर्स की या इशू कॉस्ट की, इसलिए मैंने चुनने करके बना दी। आपको तो कोई मसला नहीं, आप 2-2 3-3 लाइनें छोड़ते रहा करें हर लेजर के लिए, ठीक है। नंबर 9 लॉन्ग टर्म नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स। हाँ, इसमें अच्छा आज रिवेल सरप्लस भी नहीं दिया उसने, है ना। कितना बोर हो रहे हैं आज आप आज वाले सवाल में, भाई को नींद भी आ रही है इसी वजह, बोरिंग सवाल है। रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे ओपनिंग लिखो, ठीक है, और 1652 फिर नॉर्मल हो गया। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में ब्रॉड डाउन बोले 655 नेगेटिव बैलेंस था, ठीक है ना, और क्लोजिंग तक आते आते ये नॉर्मल हो गया, अच्छी बात है। बोलो 1652, ठीक है। कैसा अजीब लेजर बनेगा,
उसके बाद क्या है जी, लॉन्ग टर्म लोन्स। और बोर्ड पे आपको पता है पिछली क्लास में भी ऐसी जगह खत्म हो गई थी, सिर्फ क्रेडिटर की जगह मैंने उधर छोड़ी है ताकि वो 4 नई चीज़ें सामने रहें। तो फिर हमने अपना वर्किंग वाला, नहीं तो मेरा लॉगिन खुल गया, अपना वर्किंग वाला सफा ओपन किया और इसके अंदर लॉन्ग टर्म लोन का लेजर। अब लॉन्ग टर्म लोन है और उसका करंट पोर्शन भी है, तो ये तो मुफ्त के आसान नंबर है। मैंने कहा था इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, ओपनिंग में ओपनिंग ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग में क्लोजिंग ऐड कर दीजिए और एक ही लेजर बनाइए। तो 6523 प्लस 700, नहीं बेटा ये ना शो करना होता है एग्जामिनर को, इसलिए मुझे जरा दोबारा बोलो। 65, मुर्जा तुम फिर बोले, अच्छा 6523 प्लस 700 बना कितना 7, ये बताना होता है कि कैसे बनाइए, ठीक है। और फिर क्लोजिंग है जी, क्लोजिंग पकड़ो 6024 प्लस 850, 6024 प्लस 850 कितना आ गया 6874, ठीक है जी। उसके बाद क्या रह गया जी, ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, अपना लेजर बनता है इनका। नंबर 10 अब आपकी तरतीब में लॉन्ग टर्म लोन आ गया, तो यहाँ पे फिर 11 कर ले, ठीक है। मैं आपकी तरतीब से वर्किंग रखता हूँ क्योंकि आप इस तरह नहीं ना कर रहे होते, आप तरतीब से चल रहे हैं ताकि आपकी तरतीब ना खराब हो, ठीक है। तो क्रेडिटर्स आ गए, ब्रॉड डाउन 53, कैरी डाउन 3422, बड़ी मेहरबानी, डबल ही सुनाई दे रहा था बस। क्या है, अरे एडवांस फ्रॉम कस्टमर। भाई देखो ये कोई एक्सपेंस तो पेएबल नहीं है कि इसका ओपनिंग क्लोजिंग इधर लिख दें। मेरी बात नहीं समझ आई, बिजली पेएबल हो तो वो कैश में पे करते हैं ना, और वो ऑपरेशंस का पार्ट एक लायबिलिटी है, लेकिन ये बिजली पेएबल नहीं है, ये एडवांस पैसे पकड़े हुए हैं कस्टमर से और फ्यूचर में इसके अगेंस्ट गुड्स डिलीवर करनी है, तो ये ऑपरेशंस का पार्ट बनना है ना, इसको एक्सपेंसेस में तो नहीं लाएंगे, इसका अलग से लेजर बना लेंगे सिंपल, और उसमें से फिर कैश की फिगर जो निकलेगी वो ले जाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। और ये कैश रिसीव्ड होगा या पेड होगा, रिसीव्ड होगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, हमने एडवांस पैसे ले रखे हैं, ठीक है। और इसी तरह से सवाल में आपके, ये सवाल में उसने दे दिया इस मेथड में, हो सकता है आपके पर्चे के अंदर वो ये मेथड दे और वो इस तरफ को लिख रहा हो कैश, वो एडवांस टू सप्लायर, वो क्या होता है, हमने सप्लायर को पैसे दे दिए एडवांस में, फ्यूचर में हमें गुड्स आएंगी तो वो एसेट होता है, ठीक है ना। तो इससे ऑपोजिट तो चल सकती है ना, एडजस्टमेंट एक हो गई, लायबिलिटी साइड वाली एसेट साइड वाली आ जाए। खैर नहीं, एडवांस टू कस्टमर भी उधर ही जाएगा, एडवांस टू सप्लायर भी उधर ही जाएगा जहां एडवांस फ्रॉम कस्टमर ने जाना है। जैसे सेल्स वहीं जा रही हैं जहां परचेज जा रही है, परचेज वहीं जा रही ना, भाई बिजनेस है ना, चीजें खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, तो चीजें खरीदना कैश पेड फॉर टू सप्लायर लिखा हुआ है, चीजें बेचना कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, एडवांस से पैसे आगे फिर चीजें जानी है, एडवांस से पैसे दे दिए फिर चीजें आनी है, तो ट्रेडिंग का हिस्सा है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। वहीं पर आज देख लेना ना, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का लेजर तो बनवा दो पहले, ओपनिंग 40, क्लोजिंग 250, नेक्स्ट क्या है, एक्रूड लायबिलिटीज, ये कहां जाएंगे, एक्सपेंस के लेजरे में सिंपल ब्रॉड डाउन बताएं 180, कैरी डाउन बताएं 310, ठीक है जी। चलें आगे, नेक्स्ट इंटरेस्ट पेएबल, ये तो भाई पहले लेजर वाला पहिया है, लेजर वाला पहिया ओपनिंग 110, क्लोजिंग 1, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट लेजर वाला पहिया, ब्रॉड डाउन कैरी डाउन, कितना ओपनिंग क्लोजिंग 440, तुम बोला करो फिगर, अच्छा तुम्हारी बात सही समझ आती है मुझे, बाकी तो यूं बोलते हैं 440 बोले ना, 4 बैटरी से बंद नहीं हो जाती है एकदम चलते, टूथ मतलब समझ ना आगे सही तरह से उस्ताद को बोला करो आप फिगर। अच्छा आज आपकी ड्यूटी वैसे भी आज तो है क्योंकि आज आपको नींद भी आ रही है ना जी। ओके बैलेंस शीट डन, और तुम्हारी खामोशी से जो सुकून इस वक्त क्लास पे छाया हुआ है ना जी, बैलेंस शीट डन, इनकम स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं छोड़ना हमने, हर चीज को टिक करना है आज तो, वरना अगर मेथड होता इनडायरेक्ट तो हम यहाँ से शुरू करते थे, पीबीटी से, फिर टैक्स और पैड ये लेते थे, ठीक है, फिर बाकी चीजें यहाँ से जाते जाते चले जाते थे ऊपर, लेकिन इससे ऊपर फिर भी नहीं जाते थे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, इनको नहीं छेड़ते थे, कॉस्ट ऑफ सेल इनको नहीं छेड़ते, ये वर्किंग कैपिटल में खुद ब खुद चेंज होते थे, ठीक है ना। लेकिन आज तो डायरेक्ट मेथड है, सारी इनकम स्टेटमेंट भी पोस्ट होगी, जैसे कि सेल्स कहाँ जाएंगे, ओ इनमें से तो सिर्फ 70% डेटर में 72% जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सारी सेल्स, हमने कहा था सारी सेल्स, जिंदगी आसान रखें, वक्त बचाएं अपने लिए कौम के लिए। सेल्स बताएं जी, सेल्स 29700, मेरी आवाज नहीं आई, नेक्स्ट कहते मैं बोला ही नहीं, तो मैं कह रहा हूं ना बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल्स 15750 कहां जाएगा, लेट मी टिक इट फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्वेंटोर आय में 15750, उसके बाद जनाब जीपी है, ये कहां जाता था, पीबीआईटी भी कहीं नहीं जाता था। वैसे हमारा अगर मेथड होता इनडायरेक्ट तो पीबीटी जाता था स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन आज तो ये भी नहीं है। हाँ इसको ना जज्बात में आके ब्लैक कर दे, ये रिटेन अर्निंग्स में जाएगा इंशाल्लाह थोड़ी देर में, ठीक है। मैंने इसलिए इनको लग के यार ऐसी आपको ये क्या, ये बस ठीक है, ये सारी चीजें पहुंचानी है, जहां जहां पहुंचानी है पहुंचा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है और एडमिन कॉस्ट है। मैंने देखो एक ही दफा हाईलाइटर को बोल्ड करके यूज किया, क्या मतलब, तो ये दोनों ही कहां जाने हैं,
दोनों ही कहाँ जाने हैं? एक्सपेंसेस के लेजर में। अब पागलों की तरह अलग अलग लिखने की क्या जरूरत है? यहां पर मैं लिख देता हूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या प्रॉफिट एंड लॉस और ऐड कर देता हूं। इससे एक फायदा और भी होगा, इन दोनों में अगर कोई एक्सपेंस बट के भी पड़ा हुआ है ना जो हमने निकालना है नॉन कैश, तो जब इकट्ठा कर देंगे तो हमें वो इकट्ठी फिगर निकालने में आसानी होगी, जैसे कि डेप्रिसिएशन अभी आ रही है। बाहर फिलहाल तो मैं स्टेप 1 पे गया हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि ये दोनों को ऐड करके लिख लेंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है ना, जैसे कल मैंने जुनेद जंजू वाले सवाल में दोनों को ऐड करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लिया था, ठीक है। तो 6185, लेकिन आप एग्जामिनर को बताने रहा हूं, ठीक है, 6185 प्लस 2302। लेकिन मसला क्या आता है? मसला ये आता है, आपको पता लग गया है, डेप्रिसिएशन भी पढ़ लिया आपने। मसला ये आता है कि यहां पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लिखेंगे, आप इनको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिखें, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस लिखें, बस प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर, ये फिगर जो है ये आफ्टर एडजस्टमेंट ही आती है अगर कोई नॉन कैश पड़ा हो तो, ठीक है। तो ये तो वैसे ही लगना है जहां पर, तो यहीं पर स्टार में हम, आवाज में लगता है ऐसे मिस हुई, ऐसे लगा है मुझे हाइब्रिड वालों के लिए जी। तो स्टार लग गया है, तो अब यहीं पर ऐड करके दिखाएं एग्जामिनर को कि हमने दोनों को क्या कर दिया है, ऐड। 6185 प्लस 6185 प्लस 2302। ये साइड पर अच्छा मार्कर मिल गया, ये साइड। अच्छा, ये जी हमने क्या कर दिया, बस इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये टोटल है। अब कोई एक्सपेंस कुछ इसमें पड़ा है और इसमें पड़ा है, नॉन कैश है, फिर भी इकट्ठा निकाल देंगे। कोई सिर्फ इसमें पड़ा है, फिर भी यहां से निकाल देंगे। कोई सिर्फ इसमें पड़ा है, फिर भी निकाल देंगे। मसले खत्म कर दिया हमने, वैसे इनको क्या कर दिया है, इकट्ठा, ठीक है। ओके, लेट मी चेक। इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है, लग जाएगा, लग पता जाएगा वैसे, नहीं लग पता नहीं जाएगा, पता लग जाएगा, सिंपल आसान सी बात है ना, आगे इसलिए कह रहा हूं। नेक्स्ट, अरे ये कौन है? इंटरेस्ट, इसका तो पाइया बनाया हुआ हमने लेजर, तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर इधर लिख देंगे हम, डेबिट साइड पर, डेबिट साइड पर ध्यान से, ठीक है। इधर कैश आता है, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, और ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर हम लिख लेते हैं अपने समझने के लिए। पर्चे में वर्किंग कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, तब तक तो समझ आ जाती है जी। 1210 10 12 क्या 10 ना, ऐसे 1210 जी, आप 10 नहीं रहे हैं, ये 10 बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? टैक्स, ये कहाँ जाएगा? टैक्स के लेजर में टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से उठाया हमने, यहाँ पे लिख दिया 11, ठीक हो गया जी, डन जी। नेक्स्ट, लो भाई इसको भी उठा लो, छोड़ ना देना इसको। रिटेन्ड अर्निंग में जाकर लिखो पैट, कितना है? यानी आप ये कह रहे हैं 3507 मिलियन रुपए का इन्हें, ऐसे नहीं छोटा मोटा प्रॉफिट था कि उन्होंने नेगेटिव अर्निंग्स भी पॉजिटिव कर ली, अच्छा खासा कमाया है, ठीक है। ओके, नाउ सवाल तो हो गया जी खत्म। हाँ, बस ये एक 404 रह गया, ये 404 को भी देख लेते हैं बारी आने पर। फिलहाल तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने कर दिया जी टिक, 72% सेल्स क्रेडिट पे हैं, क्या करें, इग्नोर करें, हमने तो टोटल सेल्स ही लेनी है, ठीक है। हमने तो डेटर अकाउंट में टोटल सेल्स लेनी है, तो देखो ना बचत हो जाती है वक्त की भी, और ये कहाँ परेशान अलग लिखें, फिर वो कैश अलग लिखें, फिर कुछ भूल जाए, फिर टाइम ज़ाया हो रहा है। सीधा क्या करें, टोटल सेल्स डेटर के अकाउंट में डेबिट कर दें, ठीक है, ठीक है जी। तो इधर रखें भाई सारे। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 750। स्टेप 1 क्या हुआ करता है, अब डेप्रिसिएशन आगे भाई रिवाइज होने लगी डेप्रिसिएशन मेरे दोस्त। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है? 750। ये कहाँ जाएगा? स्टेप 1 में यहाँ पे लिखोगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना। ये लिखने के बाद अब आपने सोचना है, अगर तो ये इनडायरेक्ट मेथड है तो फिर आप कहोगे पीबीटी तक आते आते माइनस हो चुका है, ऐड बैक कर दें। और अगर ये डायरेक्ट मेथड है तो फिर अगली बात देखोगे, कल वाले सवाल की तरह से अलग पड़ा है तो इग्नोर इट। कल क्या था जुनेद जंजू वाले सवाल में, डेफिनेशन अलग पड़ा था, किसी में शामिल नहीं था, हमने कहा बस छोड़ो, इग्नोर करो। हम कौन सा इनडायरेक्टली प्रॉफिट को कैश बना रहे हैं, हम तो डायरेक्ट फिगर्स निकाल रहे हैं। तो वो कौन सी चीज हमने उठाई है जिसमें वो नॉन कैश शामिल है? हमने ऐसी कोई चीज उठाई नहीं, ये कल वाले सवाल में था। लेकिन आज वाले सवाल की बात क्या कर रहा है, वो कह रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 750 मिलियन व्हिच वाज चार्ज्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिन कॉस्ट इन 3:1। अच्छा, इसीलिए तो मुझे फेस पर कहीं डेप्रिसिएशन नजर नहीं आया था कल वाले सवाल की तरह से, वो कहीं छुपा पड़ा था, ठीक है। अब वो छुपा पड़ा है कहां कहां, अब देखो इनको इकट्ठा करने का फायदा क्या हो गया, बस 750 इकट्ठा ही माइनस कर दो। ये पागलों की तरह 750 का 1/3 पता नहीं 2/3 क्या पता नहीं क्या रेशो, में तो पड़ी नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर यूं लिखा होता कि इतने परसेंट कॉस्ट ऑफ सेल में, इतने परसेंट सेलिंग में, इतने एडमिन में है, तो कॉस्ट ऑफ सेल वाला अलग करना पड़ता 750 में से, ये कॉस्ट ऑफ सेल पड़ी होती है यहाँ पर, इसको सही कर दे। लेकिन उसने क्या कहा, हमने इनको इकट्ठा कर दिया दोनों को, और उसने क्या कहा डेप्रिसिएशन 750 है। मैंने कहा स्टेप 1 क्या होगा, इसको पहले जाके लिखोगे लेजर में, उसके बाद देखोगे ये डेप्रिसिएशन कहाँ है। उन्होंने कहा इनमें से 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ी है और 1/4 सेलिंग में। हमने कहा इसका मतलब इन दोनों में सारी पड़ी है ना, तो सुकून मारो, फिर टेंशन किस बात की है, माइनस करो इसमें से 750, ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है। और अगर ये अलग से पड़ी होती तो ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत थी नहीं, ये इसलिए किया क्योंकि ये फिगर अगर यहां लिख दी, इसमें डेप्रिसिएशन पड़ी हुई तो वो कैश में शामिल हो जाएगी, जो हमने नहीं होने देना, ये कल बताया था, ठीक है। ये कल वाला रिपीट है, क्लास शुरू होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो कल मैंने आपको कैश फ्लो करवा दी थी डायरेक्ट मेथड से, आज तो सिर्फ उसकी प्रैक्टिस है, कल परसों जितने भी सवाल करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक है। जो यूनिवर्सल वाला सवाल किया था डिस्कस, वो लेवल था,
वो एडजस्टमेंट उसके अंदर जो थी ना डेटर वाली, बस वो समझ आ गई तो बाकी तो हर सवाल में एक आधी एडजस्टमेंट ऐसी आ सकती है जो शायद ना की हो, पहली बार आए, लग गई तो रोजी, ना लगी तो रोजा, वो वाली एडजस्टमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मैं पास फेल नहीं करवाती। पास फेल तो वो एडजस्टमेंट करवाती है जो हर सवाल में आती है और आपको ना समझ आ रही है, प्रॉब्लम वहां पे आती है। ठीक है, ओके। दम दम दम। अच्छा, तो एडजस्टमेंट 2 याद रखें, इधर मैं बेस बना रहा हूं। एडजस्टमेंट 2 में उसने बताया डेप्रिसिएशन है। हमने कहा पहले भाईजान 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 मेहरबान कदरदान जाग के बैठे, सोने आए आप यहाँ। मैंने बिल्कुल भी आपको दोबारा नहीं बतानी कोई बात जो मैं क्लास में कर रहा हूँ, जाग के बैठे। अब मैं देखता हूँ तुम कैसे सोओगे जी, एक बार भी नहीं बताऊंगा मैं आपको, ऐसे आंखें होंगी इसकी। अब मैं देखता हूँ कैसे सोता है जी। हर बंदे का पता होता है ना बंदे को जी। जी स्टेप 1 पहली बात, डेप्रिसिएशन ने कहाँ जाना है वो लिखो। उसके बाद अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता, साथ साथ दोनों मेथड की कहानी खत्म करें ना, इनडायरेक्ट होता तो पीबीटी से स्टार्ट किया था, वहां तक तो माइनस पक्का हुआ होता है तो उसको ऐड बैक करें। लेकिन इस डायरेक्ट मेथड के अंदर हमने देखना है कि ये जो 750 है ये किसी ऐसी फिगर में तो नहीं यूज होने लगा जो हमने यहां कहीं इस्तेमाल की हुई है। मिसाल के तौर पे कहां हो सकता है, कॉस्ट ऑफ सेल में हो सकता है या सेलिंग एडमिन में हो सकता है। तो अगर इनमें है तो निकालो, और अगर इनमें नहीं है तो फिर इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सही है ना, ये स्टेप हो गया। अब मसला क्या था, 750 की डेप्रिसिएशन थी, हमने स्टेप 1 में यहां पे लिखा। उसने कहा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में और एडमिन में ये पड़ी है, हमने कहा अच्छा कटो बाहर, निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट। हाथ हले बैगे सो रहे हैं जी। नेक्स्ट है जी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड्स 40 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस का लेजर बनता है। याद रखना जिंदगी में जब भी कभी कैश फ्लो के सवाल में लॉस आए आपने लाजमी लेजर बनाना है। मैंने तो यहां तक लेजर्स बनाए थे, हालांकि जरूरत नहीं भी थी। वो याद करो, बुक वैल्यू जीरो वाला एसेट बिक रहा है, मैंने फिर भी बनवाया था आपको ताकि आपकी आदत खराब ना हो। हमें जो सा मर्जी मेथड है दोनों फिगर्स एक बार निकाल लेनी है, गेन लॉस की भी और कैश की भी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड जो कर रहे थे उसमें तो दोनों ही यूज होने ही होने हैं। पीबीटी तक आते आते गेन लॉस एडलेस हुआ पड़ा होता है, हम उसको रिवर्स करते हैं और कैश लेना होता है। इस मेथड में हमें देखना पड़ेगा गेन लॉस अगर किसी फिगर में पड़ा हुआ तो वो माइनस करेंगे, वरना इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन कैश ने तो यहां पे भी आना होता है। तो डिस्पोजल का उसूल कैश फ्लो के सवालों के लिए क्या है, लेजर इज अ मस्ट। मैंने अभी सिर्फ इतना पढ़ा, लॉस ऑन डिस्पोजल मतलब डिस्पोजल है ना, बाद में देखेंगे बाकी बातें, पहले डिस्पोजल का लेजर ओपन करेंगे। कर लिया ओपन, अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में पड़ा है 40 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस, 40 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल। अब हम आए और हमने यहां पे सोचा डिस्पोजल का लेजर है तो लॉस किस तरफ आएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ 2 सेकंड लगेंगे पर्चे में सोचते हुए, ये तो मैं बोलता हूं समझाता हूं तो आपको लगता है 5-7 सेकंड सोचने में लगे, आपको तो 1-2 सेकंड लगेंगे, 1 मिनट 1 सेकंड के लिए सोचना सिर्फ। डिस्पोजल का लेजर अगर डेबिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ये तो गेन होगा, फौरन आप पलटे। डिस्पोजल का लेजर क्रेडिट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस यहां पे आएगा लॉस, इसका मतलब लॉस किस तरह नजर आएगा। ठीक है जी, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर ये सवाल में गिवन है कितनी, 40। ठीक है जी, अब उसने बता दिया हमें द WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वॉज 152। WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वॉज 152 रुपए बुक वैल्यू है। तो यार हमें तो कॉस्ट चाहिए, कितना आसान सवाल होता है ना कैश फ्लो का। ठीक है, बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बन रहा है, बुक वैल्यू ही दे रहा है डिस्पोजल की एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। भाई कुछ ना करो, फिगर पकड़ो और सवाल खत्म करो और नंबर लो और पास होके घर चले जाओ। डिस्पोजल बुक वैल्यू निकल कर डिस्पोजल में चलेगी कितनी, 152। अच्छा जी, अब ये डिस्पोजल स्टेप 1 यहां पे निकाला ना हमने, एसेट अकाउंट से क्रेडिट। इसका दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल अकाउंट में आ गया, ये आकर हो गया डेबिट। तो बैलेंसिंग फिगर आज कैश निकल रही है कितना, जाहिर सी बात है जी, अगर 152 वाली चीज आपको नुकसान देकर गई है तो कैश तो 152 से कम ही आया होगा, नजर आ गया। अब आपको पता है कैश भी है और लॉस भी है। अगर तो ये मैं बात साथ साथ में दूसरा टॉपिक, ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो, इस मेथड में क्या करना, उसमें कुछ नहीं है यार, सब कुछ आपके हाथ में इंशाल्लाह, सिंपल। अगर ये इनडायरेक्ट मेथड होता तो हम लॉस को रिवर्स करते, कैश को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखते, और अगर ये डायरेक्ट मेथड है तो कैश तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फिर भी आएगा। लॉस के रिवर्सल के लिए शर्त यह है कि वो किसी चीज में शामिल हो। मिसाल के तौर पर देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड्स ये 40। वैसे देखा जाए तो ये होना नहीं चाहिए था, इसको होना अदर एक्सपेंसेस में चाहिए उसूली तौर पे। लॉस ऑन डिस्पोजल है ना, ठीक है, अगर तो अदर एक्सपेंसेस में पड़ा होता अलग से तो हम इसको यहां से माइनस ना करते, जस्ट क्या किया, इग्नोर कर दिया इसको और कैश ले जाते वहां इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लेकिन बदतमीजी क्या हुई पड़ी है, कल मैंने बताया भी था क्लास में। ठीक है, तो कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ये इंक्लूडेड है, तो फिर क्या करेंगे। तो स्टेप 1 में हमने क्या कर लिया जी, हमने एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया, डिस्पोजल को डेबिट किया, लॉस को लिखा, गेन लॉस निकाला। ये दोनों फिगर्स, गेन लॉस निकला, सॉरी कैश निकाल लिया। अब ये दोनों फिगर्स मुझे चाहिए। सबसे पहले तो मैं इस कैश को पकड़ूंगा, जो कि हर सूरत में यहां पर इस मेथड के अंदर चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो चाहे डायरेक्ट हो, कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लाजमी आना था। सबसे पहले तो इसको लिखने, दूसरा तो सोचना पड़ेगा ना। तो यहां पे हमने लिखा कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल, आपने निकाला है वर्किंग नंबर 11, माशाल्लाह, वर्किंग नंबर 15, एंड वाला 15 लिखा हूं ये मैं, कितना 112 पॉजिटिव। ठीक हो गया। अगली चीज है लॉस। अगर इनडायरेक्ट मेथड होता पुराने वाला
ऐड बैक करते, लेकिन अब यहां पर देखना पड़ेगा ये कहीं हमारी किसी फिगर में तो शामिल नहीं है। उसने क्या कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड्स, जुल्म कर दिया उसने। किधर 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 पड़ा हुआ है ये 6185 में, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। कितना जी, 40। ये क्या है जी, लॉस ऑन डिस्पोजल। ठीक हो गया, चलें आगे। अभी वो रुका नहीं, कहता डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ये भी इंक्लूड है क्या। ओए, अब आपको याद है जब मैंने इंपेयरमेंट आपको पढ़ाया था, पहले दिन एंट्री करवाते हुए कहा था ये 100% लाइक डेप्रिसिएशन है। तो अभी जो डेप्रिसिएशन के बारे में सोचा है, बिल्कुल वैसा ही आपने इंपेयरमेंट की तरह इंपेयरमेंट के लिए डेप्रिसिएशन आई थी। जरा रिपीट करते हैं, डेप्रिसिएशन आई, पहला काम क्या किया, एंट्री की। दूसरा काम मेथड को देखा, इनडायरेक्ट है तो ऐड, डायरेक्ट है तो देखो किसी में शामिल है, अगर है तो फिर लेस। इंपेयरमेंट के लिए भी 100% यही सेम काम करना है। इंपेयरमेंट लॉस क्यों, देखो ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, अगर मैं एक्सपेंशन में ना करूं क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। मुझे एसेट में डायरेक्ट एंट्री करवा दो, पीपीई क्रेडिट। ठीक है जी, तो यही हमने किया था, 750 पीपीई में क्रेडिट किया। और ये एक्सपेंस कहां डेबिटेड था, उसने कहा डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ा है, उधर हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस से निकाल दिया उसको। इंडायरेक्ट मेथड होता तो फिर तो लाजमी ये ऐड होना था ना। ठीक है, ये जनाब 24 की एंट्री क्या बनती है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट पीपीई क्रेडिट, अक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट की बजाय पीपीई कर दो ना, पहले भी तो यही किया। कितना जी, 24। तो पहला स्टेप तो यही परफॉर्म करो, देखो 100% सेम हो गया, कोई नई चीज नहीं, आपके लिए डेप्रिसिएशन ही है, बस नाम बदला है। ठीक है, तो 24 रुपए, जाओ उस्ताद, 24 रुपए की एंट्री करो, ये इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और पीपीई क्रेडिट। अगर इनडायरेक्ट मेथड होता, यहां पर ऐड बैक करते, पीबीटी तक आते थे, माइनस हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये तो डायरेक्ट मेथड है, पीबीटी से शुरू नहीं कर रहे। अब देखना पड़ेगा, अगर ये हमारे रेलेवेंट एक्सपेंसेस में, कॉस्ट ऑफ सेल में या सेलिंग एडमिन में पड़ा है तो उसको माइनस करना चाहिए। ठीक है, और वो कह रहा है, यही तो कह रहा था वो, ऊपर से लिखा क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूड इंपेयरमेंट लॉस। हमने कहा यार यहाँ नहीं होना चाहिए, प्लीज सॉरी, इसको माइनस करें, -24। क्या है जी, इंपेयरमेंट लॉस, इंपॉर्टेंट। यहीं पर मैंने कल बात कर ली थी, अगर प्रोविजन का लेजर बने और प्रोविजन फॉर लेजर में से बैड एट एक्सपेंस निकले और वो आपको फेस पे नजर ना आए, तो ये सेलिंग एक्सपेंस होता है, बाय डिफॉल्ट क्लासिफाई किया जाता है। तो मतलब ये इनमें पड़ा होगा, अगर प्रोविजन निकल आया तो मतलब एक्सपेंस तो है बैड एट का, कहां है, इधर ही होगा, तो वो भी माइनस करते। ठीक है, मैंने कल ऐसे करके लिखा था, माइनस दिस, तो मैंने कहा था ये क्या है, बैड डेट एक्सपेंस। फिर अगर वो फेयर वैल्यू लॉस आया, और वो फेयर वैल्यू लॉस हालांकि अदर एक्सपेंस होना चाहिए, लेकिन लेट्स से उन्होंने ऐसे ही, जैसे ये उन्होंने लॉस ऑन डिस्पोजल यहां कर दिया, फेयर वैल्यू लॉस यहां पे ऐड किया हुआ है। स्टेप्स दो ही रखने हैं, पहले लेजर के अंदर देखोगे बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री हो रही है, उसकी एंट्री ना प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, तो उस लेजर की क्रेडिट साइड पे नजर आएगा। और फिर अगली बात सोचोगे, नॉन कैश है तो प्रोविजन बनाओगे तो फिर एडजस्ट भी करोगे ना, वो भी मैंने मेथड 2 सिखाया नहीं, आपको सिखाना है। ठीक है, और यहाँ पर पड़ा हुआ है तो उसको माइनस भी करोगे। ऐसे ही फेयर वैल्यू लॉस भी आ सकता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, वो फेयर वैल्यू लॉस होगा तो क्या करोगे, पहले यहाँ पे आके एंट्री करोगे, किधर गया ये, उसके बाद अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो रिवर्स करोगे, और अगर डायरेक्ट है तो देखोगे इसमें पड़ा, अगर पड़ा है तो माइनस कर दोगे, नहीं पड़ा तो इग्नोर करोगे। ठीक है ना, ऐसे ही कल के सवाल में जो ग्रेचुटी एक्सपेंस था, अब वो ग्रेचुटी एक्सपेंस जो है, वो कल वाले सवाल में तो सिंपल इंटरेस्ट जैसी ट्रीटमेंट थी कि आपने लेजर बनाया, इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह से ग्रेचुटी एक्सपेंस को ऊपर ऐड बैक किया और ग्रेचुटी पेड को इंटरेस्ट पेड के साथ माइनस कर दिया। लेकिन अगर यही सवाल आप आज होमवर्क में करेंगे तो ग्रेचुटी एक्सपेंस आपको प्रॉफिट लॉस के फेस पे कहीं नजर नहीं आएगा, तो आपको अच्छा फिर ये सेलिंग एडमिन में पड़ा है, तो आपको इस तरह से उसको माइनस करना पड़ेगा। होमवर्क में आज जालिब इंडस्ट्रीज वाला सवाल आपका जो मैंने आज क्लास में करवाना है ना, वो तो टेस्ट वाला करवाना है ना, उसी सवाल को डायरेक्ट मेथड से आपने घर पे करना है, तो उसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, जो भी होगा देखेंगे, हो सकता है कोई और चेंज आ जाए। बाय द वे, लास्ट टाइम मैंने जो बच्चों से टेस्ट लिया था उसमें मैंने जालिब वाला डायरेक्ट मेथड से करवाया था, तो फिर आप जालिब वाला आपसे इनडायरेक्ट से करवा लिया, उनको फिर इनडायरेक्ट से होमवर्क दिया था, आपको डायरेक्ट से दे दिया। ठीक है ना, मतलब हमने पढ़ा नहीं ना हुआ था अभी तक डायरेक्ट, खैर, लेकिन करना हमने वो सवाल दोनों मेथड से है। ये जो सवाल भी आप एक दोनों मेथड से करते हैं ना, वो आपका सही क्रिस्टल क्लियर करता है कॉन्सेप्ट को। जैसे यूनिवर्सल वाला आज होमवर्क में है, जैसे जालिब वाला आज होमवर्क में है, ये दोनों सवाल आप करने के बाद इंशाल्लाह आपके कंफ्यूजन अगर कोई हैं भी, तो वैसे तो मेरा नहीं ख्याल है चलने ठीक नहीं आज, हाँ, लेकिन स्टिल मैं सोच रहा हूँ कल का दिन कूल डाउन फेज रखूँ। एनपीओ स्टार्ट किया ना, तो जो कमी बेशी है ना वो इसमें रहती रह जानी है। आखिर वाले महीने के टॉपिक्स का मसला ये होता है कि स्पीड अगर थोड़ी सी तेज कर दें तो बच्चा कहता है चलो उसको छोड़ो, इसको देखो, तो वो छोड़ो वाला फिर, तो इसलिए कोई मसला नहीं, लेकिन ये डिपेंड करता है, मैं बैठ कर सोचूंगा क्या करना है। ठीक है ना, उस पर तो कल एनपीओ स्टार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन परसों यानी कि हमने स्टार्ट कर देना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सही जा रहे हैं, बस मुझे मुहर्रम की 2 छुट्टियों का है, उसमें क्या करेंगे, संडे ऑन करेंगे बाद वाला या किस तरह से मैनेज करेंगे, वो जुमे हफ्ते को आ रहे हैं या फिर 9 को आके पढ़ के चले जाएंगे सुबह सुबह और फिर 10 का दिन छुट्टी, तो ये डिपेंड करता है, हम डिस्कस कर लेंगे नाथ साहब में जी, मैं कुछ हम मशवरा कर लेंगे, कुछ ऐसा काम ही रखेंगे ना जो एक्स्ट्रा हो, नया काम नहीं ना। देखें प्लीज मेरी बात सुन लें, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि नया काम नहीं करेंगे, जो रेगुलर क्लास है वो रेगुलर ही होती है, लेकिन जो एक्स्ट्रा क्लासें शाम में चल रही हैं वो वाला कोई काम, प्रैक्टिस वाला कोई काम, वो तो अपलोड भी हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, उसमें तो वैसे भी आप लोगों ने कौन सा आना होता है, लेकिन ये भी डिस्कशन के सब्जेक्ट टू डिस्कशन है। ठीक है, वो हम कर लेंगे, फिर बता देंगे आपको, पढ़ लें जरा। नेक्स्ट पॉइंट है जी, लोन इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 1984 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें लोन का प्रिंसिपल भी पड़ा है, इंटरेस्ट भी पड़ा है, हमारे पास दोनों अलग अलग नहीं है, लेकिन अगर आप और फरमाए ना अब, तो आपको नजर आएगा कि इंटरेस्ट का लेजर कंप्लीट हुआ पड़ा है, ओपनिंग भी पड़ा है, एक्सपेंस भी पड़ा है, अब्दुल्ला क्लोजिंग भी पड़ा है। इधर देखो, इधर लेजर इधर बना हुआ है, तुम इंटरेस्ट पेबल लेजर उधर देख रहे हो, हाँ वैसे जी। तो भाई ओपनिंग क्लोजिंग और एक्सपेंस की फिगर नजर आ रही है, तो कैश क्या आ जाएगा,
बैलेंसिंग कितना है 11। अच्छा अब वो कह रहा है टोटल पेमेंट है 1984, हम कह रहे हैं इंटरेस्ट इसमें से हुआ 1185। वो कह रहा है टोटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 1984, हम कह रहे हैं इसमें से इंटरेस्ट 1185, तो बाकी क्या है? वो कह रहा है ना लोन की रीपेमेंट है, और लोन की रीपेमेंट आपको पता है लोन के लेजर में आती है, ये कैश इनफ्लो है, बैलेंसिंग नहीं है। कैलकुलेट कर रहे हैं कैसे निकला है 1984 उसने बताया, हमने 1185 इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया लेजर से, यहाँ पे हमने वर्किंग नंबर 13 का रेफरेंस भी दे दिया, तो कितना आ गया जी? ये 799 का लोन रीपे हुआ है, ये जाकर लिखेंगे हम इंशाल्लाह इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। लेकिन एंड पे जब बैलेंस करेंगे, पर ये लेजर क्योंकि अब बैलेंस हो गया है तो इसमें से जो कुछ उठाना है वो भी उठा लें, फिर ये ना हो के बैलेंस करते हो तो फिर भी याद रहता है, ये बंदा भूल भी जाता है ना। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस रिवर्स करते होते थे इंडायरेक्ट मेथड में, और इंटरेस्ट पेड माइनस करते थे, लेकिन आज हमारा स्टार्टिंग पॉइंट वो है ही नहीं जिससे इंटरेस्ट माइनस हो चुका है, तो इसको जस्ट क्या करना है? इग्नोर करना है, बस लेकर आएंगे इंटरेस्ट पेड की फिगर को जो आपने निकाली है वर्किंग नंबर वर्किंग 13 में 11, ये ऐड क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि पीबीटी से स्टार्ट नहीं किया, बस लेजर बना लिया। इनमें से तो किसी फिगर में पड़ा नहीं है कि पड़ा है शामिल जी निकालो, अलग से है, बस अलग पड़ा था वो देखो अलग ही पड़ा हुआ है। हम डायरेक्टली चल रहे हैं ना आज, पीबीटी को इनडायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर रहे आज हम कैश में, बल्कि कैश डायरेक्टली निकाल रहे हैं। डेटर्स वाला बताओ जी, कस्टमर्स वाला बताओ जी, सप्लायर्स वाला बताओ जी, एक्सपेंसेस वाला बताओ जी, इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा ओके जी, लो भाई ये एडजस्टमेंट मैं पहले टिक कर देता हूं। ड्यूरिंग द ईयर, क्या कह रहा है? मैं सो गया था पहले, मुझे आंख लग गई थी मेरी, अब मुझे वो याद नहीं कि सर ने क्या बोला, क्वेश्चन पूछ रहा था ड्यूरिंग द ईयर। तो मुझसे पूछ लो क्वेश्चन। नहीं तो सही कह रहा था, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि दूसरे मेथड में इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होता, तुम्हारे कान मरोड़ने वाले हैं जी। ड्यूरिंग द ईयर एसटीएल इशूड राइट इश्यूज एट प्रीमियम, इसका क्या करना है? इसका हमने कुछ नहीं करना, इसका बैलेंसिंग ने बताना है। यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस, अल्हम्दुलिल्लाह ये टिक कर लो। वैसे ही मैंने कहा एक ही एडजस्टमेंट रह गई है। क्या यार, मैं पिछली क्लास में कहा था कितना बोरिंग सवाल, इतना जल्दी खत्म हो गया जी। निकलेगा, वही तो कह रहा है कि कैश आया क्यों है, राइट इशू किया हमने। अच्छा अदर इनकम इंक्लूड्स नहीं, कंप्राइजेज ऑफ, दोनों बातों में फर्क क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी गिवन थी सवाल में? 6185। उसने ये नहीं कहा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंप्राइजेज ऑफ, तो सारा कुछ बताना पड़ता है उसको, उसमें तो बहुत कुछ पड़ा होगा, सेलिंग सैलरीज पड़ी होंगी सेलिंग डिपार्टमेंट की, और जो वो रेंट पड़ा होगा, कोई बिजली का बिल पड़ा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसने ये कहा था डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ये भी हैं, सॉरी ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ये भी हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पड़ी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? अदर इनकम तो ये ही है, ये क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में ये भी शामिल हैं, और अदर इनकम तो यही है। कंप्राइज ऑफ का मतलब ये होता है, ठीक है ना। यानी वैसे बाय द वे 220 मिलियन और 184 मिलियन, ये दोनों ऐड करो कितना बनता है? तो इसका मतलब वो सही तो कह रहा है, ये 404 ग्रीन करके गए थे, इस 404 में दो चीजें पड़ी हैं, 220 पता नहीं क्या है, फिगर मैंने देखी फिलहाल, और दूसरा क्या है 184, अब पता नहीं भाई, वो देखते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं, यानी कि जो टोटल अदर इनकम थी वो भी दोनों फिगर्स मिल गई। स्टेप बाय स्टेप चलना है उसी तरह से। हमने पहले क्या कहता है अदर इनकम में, पहली क्या चीज पड़ी है? इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब फेयर वैल्यू गेन है, फेयर वैल्यू गेन है, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। पहले इसकी एंट्री करो, नहीं डेबिट होने वाली चीज नहीं लिखते, नहीं मतलब वही है, मैं यूं कह लेता हूं फेयर वैल्यू गेन नहीं लॉस था, फिर वही तो, ये भी वही है, अब गेन आ गया। तो मकसद कहने का ये है, फिनोमिना ये नहीं, फिनोमिना ये है कि पहले एडजस्टमेंट की एंट्री लेजर में पोस्ट करते हैं, वो डेबिट भी हो सकती है क्रेडिट भी हो सकती है ना। अभी क्या आया? फेयर वैल्यू गेन। फेयर वैल्यू गेन की एंट्री क्या सीखी हुई है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट। तो कितने से? 220 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किया आपने डेबिट, और इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या होना है? ये हुआ पड़ा ना, ये फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में हो गया क्रेडिट। तो ये हमने ये भी पिक कर लिया जी। जैसे डेप्रिसिएशन उसने बताई थी तो हमने पहले लेजर में उसको पोस्ट किया, ऐसे ही उसने फेयर वैल्यू गेन बता दिया, हमने पहले लेजर में उसको क्या कर दिया? पोस्ट। अब अगला सवाल, ये जो गेन है ये किसी ऐसी फिगर में शामिल है जिससे हमने कैश निकालना है? नहीं, इसको क्या कर दो? इग्नोर, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, यही एडजस्टमेंट होती है और वो कहता फेयर वैल्यू लॉस आया है, तो तरतीब क्या होती? स्टेप 1 में यहां पे आकर लिखते फेयर वैल्यू लॉस, एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, फिर देखते ये लॉस अगर तो अदर एक्सपेंसेस में अलग पड़ा है फिर इग्नोर करते, और अगर खुदा ना खास्ता इसमें शामिल होता तो क्या करते? माइनस कर देते। खामोश होता क्या मतलब? ना पता हो लॉस है तो फिर कहीं ना कहीं तो सोचोगे ना, नहीं फिर अदर एक्सपेंसेस अगर अलग दिए होंगे तो फिर उधर ही सोचोगे, ठीक है ना। वैसे वो बता देता है, ठीक है, ओके। अच्छा, और क्या रह गया? दूसरा बुलेट, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू 184, यानी ये 184 भी मिल गया हमें। इसके लिए मैं ना आज आपके लिए ना रेंट का ना इनकम का ना लेजर बना देता हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की वाली फिगर इनकम के लेजर में किस तरफ आती है? क्रेडिट साइड पर आती है ना, इधर तो कैश आता है। सर आपने सी लिख दिया तो पता लग गया, इसका मतलब इनकम इस तरफ आएगी। कितनी है जी? 1। अच्छा अगली बात, कोई ओपनिंग में रिसीवेबल है ये रेंट? सवाल ने तो कोई नहीं बताया। कोई ओपनिंग में या क्लोजिंग में एडवांस है ये इनकम, ये रेंट?
नहीं बताया, तो इसका मतलब क्या हुआ फिर, जो इनकम थी वो सारी रिसीव भी हो चुकी है। अच्छा वैसे आपस की बात बताऊं, उसने ये बताया हुआ था, आपने बस ध्यान से पढ़ा नहीं, उसने क्या लिखा हुआ है, अदर इनकम में है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम है, अदर इनकम में है ना, कितना 284, यानी अदर इनकम है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में ये फिगर है, और वो साथ क्या कह रहा है, रिसीव्ड भी है, तो इसका मतलब जो इनकम थी वही, लेकिन मैंने एम ही जबरदस्ती ये लेजर बनाया। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब आपने यूनिवर्सल लिमिटेड वाला सवाल घर पे करना है होमवर्क में, तो उसमें मेंटेनेंस इनकम आनी है, और वो मेंटेनेंस इनकम एडवांस में आ रही थी लायबिलिटी में, आप यहां पर लिखोगे ओपनिंग क्लोजिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में से इनकम निकालकर इधर लिखोगे, और फिर मेंटेनेंस इनकम के वाला कैश रिसीव्ड वो बैलेंसिंग निकलेगा, जिसको आपने कैश फ्लो में लेके जाना होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने ये लेजर बनवा दिया, इस सवाल में तो इसकी जरूरत नहीं थी। अच्छा अब अगली बात, इन दोनों चीजों को फिर भी आपने देखना है, जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस को देख रहे थे वैसे ही इंटरेस्ट इनकम रेंटल इनकम इनको भी देखो, ठीक है ना। भाईजान ये हमारी कोर एक्टिविटी तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या होता था, अगर तो ये यूज के लिए है फिर तो ये पीपीई है। अब आप कहोगे सर ये रियल एस्टेट भी तो हो सकता है, तो फिर इसका पीपीई कहां से आ गया, फिर डेटर क्रेडिटर कहां से आ गए, मतलब बिजनेस तो ट्रेडिंग टाइप था, पैसे पड़े हुए थे तो इन्वेस्टमेंट कर दी, इन्वेस्टमेंट इनकम बना दी, किराए पे दिया हुआ, तो इसके वाले पैसे जो होते हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो होने चाहिए, इसका जो रेंट आता है, ऑपरेशंस का पार्ट इसको नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। खैर बातों में ये कर रहा था कि आपने सबसे पहले तो इस कैश को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब आप गए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और वहां पे आपने लिखा कैश रिसीव फ्रॉम रेंटल, और कोई वर्किंग नहीं, सवाल में गिवन था सीधा सीधा ही, कितना 184 पॉजिटिव है, वो तो मैंने वैसे ही जबरदस्ती लेजर बनवाया, ठीक है। अब अगली बात, दूसरी चीज क्या है इधर, इन कम के लिए रूल क्या है, अगर तो ये किसी ऐसी चीज में पड़ी है जहां से हमने कैश निकालना है, मिसाल के तौर पर, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेट्स से उसे कहा कि ये जो इनकम है अदर इनकम में नहीं पड़ी, बल्कि ये इनकम सेल में पड़ी है, ऐसा होता नहीं है लेकिन पड़ी है लेट्स से, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि तो ये सेल की फिगर सही नहीं है, कैश गलत हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये किसी ऐसी फिगर में नहीं पड़ी जो हमें जरूरत है, जहां से हमने कैश निकालना है, पीबीटी से हमने स्टार्ट किया नहीं। अगर यही सवाल इनडायरेक्ट का होता तो फिर खैर फिगर सेम है, बहरहाल आप क्या करते, यहाँ कैश रिसीव्ड फ्रॉम रेंटल को शो करते और यहाँ पे रेंटल इनकम को रिवर्स करते, ठीक है ना। हालांकि वो सेम था लेकिन इधर भी लिखते इधर भी लिखते, लेकिन क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड नहीं है तो किसी ऐसी फिगर से शुरू नहीं किया जहां तक आते आते ये वाली इनकम ऐड हो चुकी हो के माइनस करें, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कर देंगे, इग्नोर, ठीक है। कैश लिख लिया, इनकम क्या कर दिया, इग्नोर। कोई एडजस्टमेंट रह तो नहीं गई, नहीं। अब बस लेजर्स ही रह गए हैं, वन बाय वन उनको बैलेंस करना शुरू करें। वेयर इज ब्लू फॉर बैलेंसिंग, हैंड्स प्रूव्ड। भाई को सवाल है मत तुम्हारा अभी तक, ये कैश आ गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, क्योंकि हमने ऐसे पैसे पड़े थे इन्वेस्ट कर दिए ना, प्लॉट वो बिल्डिंग खरीदी उसको किराए पे चढ़ा दिया, इन्वेस्ट किया हुआ इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो उसको खरीदने का या उसको बेचने का कैश इधर आता है, तो उससे जो कमाया वो भी यहीं पे आ जाए। जिनको खामोश करवाया उनका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं है, ओके, होता भी नहीं है। आप लोग ना सारे वो जिनको सब समझ आ रही होती है, लेकिन इतने वेले हैं इस वजह से बोलते हैं, इसलिए आप लोगों की मुकम्मल पाबंदी है, और फिर इसमें इजाफा होगा कुछ लोगों के अंदर, ठीक है ना। ओके, कितना सुकून है आज क्लास में वैसे यार, है ना, मजा। चुप, तुमने ना दो दफा ब्रीच किया है कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छा पार्ट 2 शुरू करें जी, करें हम बैलेंसिंग करते हैं फिर।